रोशनी लैंड एनक्रोचमेंट या सरकारी ज़मीनों के ऊपर जो कब्ज़े हैं उनको लेकर जब से जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है उसके बाद से एक हंगामा बरपा है। जहाँ एक तरफ लोग ज़बरदस्त परेशानी का शिकार हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सरकार ने ये कहा है कि वो उन लोगों को जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, सरकारी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, जिनके ऊपर उन्होंने अपने मकान बनाए हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं, उन्हें वहाँ से बेदखल नहीं करेगी। जहाँ ये सरकार सिविल सचिवालय से ये सब बातें आ रही हैं, वहीं पर ज़मीन पर देखने को क्या मिल रहा है? देखने को यह मिल रहा है कि बदरवाह में नोटिस निकल गया है, पुंछ में नोटिस निकल गया है, सुरनकोट में नोटिस निकल गए हैं और अन्य कई और ज़िले हैं जिन ज़िलों में तहसीलदारों ने, नायब तहसीलदारों ने लोगों को नोटिस देना शुरू कर दिया है और उनको कहना शुरू कर दिया है कि जिन ज़मीनों के ऊपर आप लोग काबिज हैं, आप फ़ौरन इन ज़मीनों के ऊपर जो भी कुछ स्ट्रक्चर आपने खड़े किए हैं उनको खुद मिसमार कर दें, उनको खुद तोड़ दें। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे उनको तोड़ने पर, और अगर हम तोड़ने के लिए आए तो उस तोड़ने का खर्चा भी आपको झेलना पड़ेगा। इसी पर मारूफ सहाफ़ी अहमद अली फयाज ने सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार स्टेट लैंड एनक्रोचमेंट कहां से शुरू करेगी? क्या एक पूर्व एनसी मंत्री के घर से जिसके पास 20 कनाल जमीन है? क्या एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से जिसके पास 16 कनाल जमीन है? क्या एक पूर्व कांग्रेस मंत्री से जिसके पास 3 कनाल जमीन है? क्या एक पूर्व पीडीपी मंत्री से जिसके पास 3 कनाल 12 मरले जमीन है? क्या एक पूर्व एमएलसी एमएलए पीडीपी के 6-6 कनाल जमीन उनके पास है? पूर्व मुख्यमंत्री के 2 भाई उनके पास 6 कनाल जमीन है। एक प्रॉपर्टी डीलर उसके पास 15 कनाल जमीन है। एक एनसी का लीडर उसके पास 2 कनाल जमीन है। एक एनसी का एमएलए उसके पास 1 कनाल जमीन है। पूर्व चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक उनके पास 1 कनाल जमीन है। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि क्या ये बड़ी बड़ी जो स्टेटें हैं, क्या आप इनको 31 जनवरी से पहले रिट्रीव करेंगे या आपकी ये कार्रवाई गुलकाक और सुलकाक के खिलाफ होगी? यानी उनका साफ तौर पर इशारा इस और है कि आपके निशाने पर कमजोर और वो लोग जो लोग हुकूमत की ताकत के सामने खड़े नहीं रह सकते, आपके निशाने पर अक्सर वही लोग रहते हैं। और आप जब बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है, आप वो कार्रवाइयां नहीं कर पाते। रोशनी जमीन घोटाले के मामले में ही आप देखिए कि हाईकोर्ट ने जिस मामले में सख्ती के साथ जिस रोशनी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर किया, गैर आईनी डिक्लेयर करके जिस कानून को खत्म कर दिया, उसी कानून की पादाश में जिस शख्स के ऊपर संगीन आरोप लगे और कहा यह गया कि इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस अफसर की सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन डिक्लाइन कर दी। मैं बात कर रहा हूं इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो कार्यरत हैं हृदेश कुमार सिंह, उनका नाम बाज़ाब्ता इस रोशनी मामले में। अन्य कई और ब्यूरोक्रेटों का नाम है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक लिस्ट है मोटी सी मेरे पास, यह लिस्ट है उन तमाम लोगों की जिन तमाम लोगों को नॉन एग्रीकल्चरल जमीन ट्रांसफर की गई और जिनके ऊपर इल्जाम यह है कि इनको ये जमीनें जो है टके के भाव में दे दी गई। मैं नाम लूंगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें। एक मुजफ्फर जान कापरा हैं, अब्दुल अहद कापरा, ये महाराजगंज के रहने वाले हैं और इस जो मेरे पास डिटेल है उसके मुताबिक इनके पास 25 कनाल जमीन थी। रेट फी कनाल 25 लाख पर कनाल इनको रेट लगा और इनके पास जमीन जो थी 2 कनाल 3 मरला और 28 स्क्वायर फीट के करीब करीब। इनका जो ग्रॉस अमाउंट बना वो बना 3,44,82,353 और इन्हें कहा गया आप दीजिए 15,01,54,02,717 रुपए और इनको रिबेट मिला 1,90,00,000 रुपए का। इसी तरीके से मुश्ताक अहमद चाया, इनके पास एमए रोड पर 5 कनाल के करीब करीब जमीन, कहा गया इनके पास 80 लाख रुपया फी कनाल के हिसाब से इनको रेट लगा। इनको देने थे 4,32,03,676 रुपए, इन्होंने दिया 97,20,828 रुपए और जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन्हें रिबेट दिया 3,34,82,848 रुपए का 5 कनाल 8 मरला जमीन के ऊपर। ये कागजात बताते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नाम है, वो नाम है ब्रॉडवे होटल का।
ये लोग तमाम कोर्ट में चले गए हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सुनने के बाद इन्हें जो है हाई कोर्ट भेजा है। हाई कोर्ट इनके मामले की सुनवाई कर रही है। मगर मैं ये नाम इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि हुकूमत से ये पूछा जाए कि जब आप अपनी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करेंगे तो क्या एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में ये सब नाम होंगे। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग उनके 1 करोड़ फी कनाल के हिसाब से 1 करोड़ फी कनाल के हिसाब से इनको कहा गया कि 1 करोड़ फी कनाल आपने जो है 1 करोड़ फी कनाल आपने पैसा देना है अगर आपने अपनी जमीन रेगुलराइज करानी है। इन्हें देना था 11 करोड़ 68,015 रुपए और जमीन थी 11 कनाल, जमीन थी 11 कनाल के करीब करीब, और इन्होंने दिया 2 करोड़ 48,48,024 रुपए और इन्हें रिबेट मिला 8 करोड़ 52,19,991 रुपए का। क्या यह रिबेट एक गरीब आदमी को मिलेगा? क्या यह रिबेट उस आदमी को मिलेगा जो कमजोर आदमी है? और क्या यही है जो सरकार ने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे? थोड़ा मैं और इस लिस्ट में आगे जाना चाहूंगा। इस लिस्ट में एक और नाम है, वो नाम है खिदमत ट्रस्ट का। खिदमत ट्रस्ट को कहा गया 1 करोड़ 10 लाख रुपया फी कनाल जो है रेट तय किया गया। जब खिदमत ट्रस्ट के 7 कनाल 15 मरला जमीन थी और इस 7 कनाल 15 मरला जमीन को लेकर जब रेट तय किया गया, रेट था 1 करोड़ 10 लाख रुपया फी कनाल। और इन्होंने जब पेमेंट करने की बारी आई तो इन्होंने पे किया 8 करोड़ 54,19,853 रुपए और इन्हें जो रिबेट मिला है वो मिला है 96 लाख रुपए का रिबेट इनको भी मिला है। हालांकि इन्होंने बेशतर पैसा जो है वो पे किया है। जो मेरे पास मैंने आपको कहा कि रिबेट जो इनको मिला है इनके लिए तय हो गया कि आपको 8 करोड़ 54,19,853 रुपए पे करने हैं। इन्होंने दिया 96,09,734 रुपए, 7 करोड़ 58,10,119 रुपए की रिबेट इनको मिली है। अब थोड़ा सा मैं पीछे वापस जाऊंगा और थोड़ा सा आपको और बताऊंगा कि जैसे मैंने कृष्ण आमला को कहा कि इनका टोटल अमाउंट बना था 11 करोड़ 68,015 रुपए। इन्होंने पे किया 2 करोड़ 48,48,024 रुपए और इन्हें रिबेट दिया गया 8 करोड़ 52,19,991 रुपए का रिबेट। यह रिबेट किसी आम आदमी को, किसी गरीब आदमी को क्यों नहीं मिला? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सरकार दावे करती है हम इनकलाब लाएंगे, हम कार्रवाइयां करेंगे। ये तमाम लोग, अच्छा मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद बारी आई नवाज सुबह ट्रस्ट जीरो ब्रिज की। 1 करोड़ 20 लाख रुपया कनाल जो है यह तय किया गया रेट। इनको जो पे करना था 3 कनाल 16 मरले के लिए, इन्हें कहा गया कि आपने पे करना है 4 करोड़ 56 लाख के करीब करीब। इन्होंने जो पे किया, जो मेरे पास तफसील है उसके मुताबिक इन्होंने पे किया 51,30,000 रुपए और इन्हें रिबेट दिया गया 4 करोड़ 4,70,000 रुपए का रिबेट इन्हें मिला। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो एक और आता है हेमिस गुम्पा राजबाग, 1 करोड़ 25 लाख रुपया फी कनाल तय हुआ रेट। इन्होंने पे किया, इन्हें पे करना था जो तय हुआ इनके साथ, इन्हें 76,01,103 रुपए पे करने थे। इन्होंने पे किया 17,10,248 रुपए। इन्हें रिबेट मिला 58,90,855 रुपए का। इसके बाद महक गुल, इनको ये राजबाग नरसिंहगढ़ की रहने वाली हैं। 1 करोड़ रुपया दाम तय हुआ। 2 कनाल जमीन थी इनके पास। इन्हें 2 करोड़ 33,08,235 रुपए देने थे। इन्होंने दिया 38,51,471 रुपए। इन्हें रिबेट मिला 1 करोड़ 64,86,764 का। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। एक मैं ये नाम इसलिए पढ़ रहा हूं, मैंने कहा बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास और इस लिस्ट में लगभग सभी के नाम हैं, लेकिन मैं वो नाम पढ़ रहा हूं जिन नामों से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, पता चले कि जो अलग अलग जिस वक्त इस रोशनी के तहत जमीनों का आवंटन हुआ तो किस तरीके से क्या किया गया,
जमीन की कीमत कहीं कहीं पर क्या लगाई गई, किसी को क्या लगाई गई, वो तमाम चीजें आपको पता चले, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए। और आप भी हुकूमत से ये सवाल पूछें कि आप जब नायब तहसीलदार आपका नोटिस निकालता है पुंछ में, नोटिस निकालता है भद्रवाह में, निकालता है उन छोटे छोटे गरीब लोगों को, नोटिस निकालता है उन इलाकों में जो बॉर्डर के इलाके हैं, उन इलाकों में नोटिस निकालता है, ये नोटिस क्यों नहीं निकलते? जो नोटिस निकलना चाहिए वो नोटिस क्यों नहीं निकलते? और अगर इन तमाम लोगों के ये मकानात, ये प्रॉपर्टीज, ये तामीरात रेगुलराइज हुई हैं, इन्होंने पैसा पे किया है, ये मालिक हैं इन जमीनों के, और आप इन्हें एनक्रोचर कह रहे हैं, तो फिर कार्रवाई सबसे पहले कहां से होनी चाहिए? वो आपकी जो दिसंबर 2022 में मीटिंग हुई, उसमें आप लोगों ने, दिसंबर 2021 में जो आपकी मीटिंग हुई, उसमें आप लोगों ने खुद तय किया कि बिग टू स्मॉल, लार्ज एनक्रोचर टू स्मॉल एनक्रोचर, तो आपने खुद तय किया कि बड़े लोगों से छोटे लोगों की तरफ आएंगे। लेकिन अभी तक आपका बिल्डोजर बड़े लोगों की तरफ गया हो, यह किसी ने देखा नहीं, यह कहीं देखने को नहीं मिला। खबर बनाने के लिए, तमाशा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका बिल्डोजर गुम्मट पहुंचता है, आपका बिल्डोजर श्रीनगर में जाएगा, लाल चौक के कहीं दाएं बाएं देखेगा कोई ऐसी जगह जहां पर किसी गरीब का छोटा सा एक ढाबा हो, कुछ हो, आप फौरन उसके ऊपर बिल्डोजर चलाएंगे। लेकिन ताकतवर लोगों की जब बारी आती है, आप जानते हैं कि आपके लिए भी ताकतवर लोगों के साथ टक्कर लेना जरा मुश्किल काम है, यह सरकार जानती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आपको मैं इसमें कुछ और नाम पढ़ूंगा। एक नाम है तनवीर जहां, डॉक्टर फबीउल्लाह खान, आरओ राजबाग। ये रिकॉर्ड से मैं देखकर आपको बता रहा हूं। 56 लाख रुपया कनाल इनका रेट तय हुआ और इन्हें 56 लाख रुपया देना था, 56 लाख रुपया देना था। इन्होंने दिया 10,50,000 रुपया, इन्हें रिबेट दिया गया 45,50,000 रुपए का एक कनाल के लिए। और ये राजबाग की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आए, बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे और नाम हैं। मोहम्मद सलीम बख्शी, बशीर अहमद बख्शी के सुपुत्र, सोनावार में रहते हैं। एक कनाल के करीब करीब जमीन इनके पास थी, 3 कनाल, रेट तय हुआ 3,19,85,294 रुपए। इन्होंने पे किया 71,96,691 रुपए और इन्हें रिबेट मिला 2,47,88,603 रुपए का रिबेट मिला कानूनी तौर पर। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इसमें कुछ और नाम है। इसमें एक और नाम है निगत पंडित। 40 लाख रुपया कनाल जो है वो गोगजी बाग में तय किया गया। एक कनाल जमीन थी, 40 लाख के हिसाब से, 40 लाख रुपया कनाल के हिसाब से इन्हें 4 करोड़ रुपया देना था, 40 लाख रुपया देना था और इन्होंने दिया 7,50,000 रुपए और इन्हें 32,50,000 रुपए का रिबेट मिला। इसी अच्छा, उसके बाद कनाल का रेट यहां पर, जैसे मैंने आपको बोला कि 40 लाख रुपया फी कनाल था, एक ही कनाल जमीन थी, 40 लाख देना था, 32.5 लाख का इनको रिबेट मिला। इसी तरीके से यहीं पर गोगजीबाग के इलाके में ही मोहम्मद शफी पंडित, इनको लेकर कहा गया है कि यहां पर इनके पास भी ये 40 कनाल जमीन, जैसे मैंने आपको कहा 40 कनाल की जमीन इनके पास थी और इस 40 कनाल के लिए माफ की 40 कनाल नहीं, 1 कनाल 2 मरले जमीन इनके पास थी और 40 लाख रुपया फी कनाल जमीन का रेट तय हो गया। 44,80,147 रुपए इनको देने थे। इन्होंने दिया 8,40,028 रुपए। इन्हें रिबेट मिला 36,40,119 रुपए का। इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, बहुत सारे और नाम हैं और हर नाम को रिबेट मिला है। उसके बाद एक नाम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हसीब द्राबू, श्रीनगर। इनके पास गोगजीबाग के इलाके में ही 1 कनाल जमीन थी इनके पास, 40 लाख रुपया कनाल इनका रेट तय हुआ। इनको 40 लाख देना था, इन्होंने दिया 32.5 लाख, इन्होंने दिया 7.5 लाख, 32.5 लाख का रिबेट इनको भी मिला। इसी तरीके से इनके भाई, इन्हीं के कोई रिश्तेदार हैं एजाज हुसैन द्राबू, इनके लिए भी यही हुआ। इनका भी 1 कनाल का प्लॉट था और 1 कनाल के प्लॉट के लिए 40 लाख रुपया फी कनाल के हिसाब से तय हुआ। इन्होंने भी दिया 7.5 लाख रुपया, इन्हें भी मिला 32.5 लाख रुपए का रिबेट।
उसके बाद और भी कई नाम है, एक लंबी लिस्ट है मेरे पास इस लिस्ट में। और ये वो ऑडिट है जो ऑडिट कैग ने किया था, और जिस कैग के ऑडिट के बाद कैग ने ये कहा था कि ये 25 लाख करोड़ का स्कैम है। 547 नाम मेरे पास हैं, और ये पूरे 547 नाम है। इसमें जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, लगभग तमाम के तमाम इलाके हैं, हर इलाके का रिकॉर्ड है इसमें। जैसे मैंने आपको एक और नाम पढ़ूं यहां पर, जम्मू में बीसी रोड में नेशनल गैरेज के लिए रेट तय किया गया कि 90 लाख रुपया फी कनाल। इनके पास 3 कनाल के करीब करीब जमीन थी, 3 करोड़ 13 लाख रुपया इनको देना था, इन्होंने दिया 70 लाख रुपया, और इन्हें 2 करोड़ 43 लाख रुपए का रिबेट मिला। उसके बाद अगर थोड़ा और आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे और नाम है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और इस लंबी चौड़ी लिस्ट को देखकर आप जब ये नाम पढ़ते हैं, ये नाम आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये नाम अब पब्लिक हैं। ये नाम कोई ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक नहीं है। अब नाम कानून बना था रोशनी का, उस रोशनी के कानून के ऐन मुताबिक जो कुछ उस कानून में लिखा था, उस कानून के ऐन मुताबिक अलग अलग कमिटीज बैठी, उन अलग अलग कमिटीज ने कार्रवाइयां की, और कार्रवाई करने के बाद उन कमिटियों ने तय किया कि कौन कितने पैसे देगा। वो सारी चीजें उस तरीके से हुई, और नतीजतन इन लोगों ने आकर कहा कि हमने सरकारी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया हुआ है, हम मानते हैं हम काबिज हैं, अब आप हमें इन पर मालिकाना हुकूक दीजिए। हुकूमत ने इन तमाम ताकतवर लोगों को मालिकाना हुकूक दिए, और आपने देखा कि क्या रेट था और किस रेट पर क्या मालिकाना हुकूक दिए गए। और इसमें सबसे हैरानगी वाली बात यह थी, जैसे मैंने आपको कहा एमए रोड का एरिया, कोठीबाग का एरिया, गोगजीबाग का इलाका, राजबाग का इलाका, ये कश्मीर के सबसे महंगे इलाके हैं। और इस देखने में क्या आया, जब रोशनी कैग ने ऑडिट करना शुरू किया तो उन्होंने देखा क्या था इसमें। उन्होंने देखा यह था कि एक ही इलाके में एक ताकतवर आदमी है, उसके लिए रेट अलग लगा है, और एक कमजोर आदमी है, उसके लिए रेट अलग लगा है। ये चीजें भी इसमें हुई। अब आज सवाल यह है कि जैसे मैंने आपको कहा, ताकतवर लोग हैं तो कोर्ट भी जा सकते हैं, और गए हैं, और हक भी है उन्हें, कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कानून लेजिस्लेचर ने बनाया, उस कानून का फायदा आम लोगों ने भी उठाया और ताकतवर लोगों ने भी उठाया। आम लोगों को जो रेट लगाए गए और जो ताकतवर लोगों को रेट लगाए गए, उस पर सवाल खड़े किए कैग ने। लेकिन इन तमाम लोगों का कसूर कोई नहीं, कानून बना, इन लोगों ने कानून का पूरा फायदा लिया। कानून का फायदा लेने के बाद अब इस वक्त जब सरकार कहती है कि हमने रोशनी में भी जो एनक्रोचमेंट्स हुई हैं वो हटानी है, तो सरकार को यह समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कहा है टॉप टू बॉटम, आपने कहा फ्रॉम पावरफुल टू पावरलेस, तो आप तो पावरलेस से शुरू हो रहे हैं पावरफुल की तरफ। और ये लिस्टें, अगर हमारे पास ये लिस्ट है तो ये लिस्ट आपके पास क्यों नहीं? आप इस लिस्ट को पब्लिक क्यों नहीं करते? आप सिर्फ लोगों को यह क्यों बताते हैं कि जी एनक्रोचमेंट है, ये काबिज हैं, इन लोगों ने कब्जे किए? ये क्यों नहीं बताते आप लोगों को कि जो कमेटियां आप लोगों ने बनाई, उन कमेटियों ने जो दाम तय किए, उन दामों को तय करने के बाद उन्होंने जो दाम तय किए एक ही इलाके, और ये दाम जो तय किए गए, ये किस बिना पर तय किए गए, क्या ग्राउंड्स थी, किन बुनियादों पर ये दाम तय किए गए? क्यों नहीं आप बताते किसने कितना पैसा पे किया है? और अगर आज आपने सारी एनक्रोचमेंट्स, क्योंकि आप तो कहते हैं कि नाजायज कब्जे हैं, एनक्रोचमेंट्स हैं, नल एंड वॉइड है ये सब कुछ, तो अगर ये नल एंड वॉइड है, फिर बड़ा सवाल ये है कि आप ये पैसे वापस देंगे? चाहे किसी ने 1 करोड़ दिया है, 1.5 करोड़ दिया है, 4 करोड़ दिया है, करोड़ दिया है, क्या आप ये पैसा वापस करेंगे? और वो गरीब और वो कमजोर जिसके घर पर बुलडोजर जब जाएगा, वो उस बुलडोजर को रोकने की भी जिसकी ताकत नहीं, जिसके ऊपर पुलिस की लाठी भी चलेगी, जिसके ऊपर सीआरपीएफ की लाठी भी चलेगी, जिसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लाठी भी चलेगी, वही आपके निशाने पर क्यों? ताकतवरों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करती? कागजी घोड़े क्यों दौड़ाते हैं? क्यों आप बार बार कहते हैं कि हम कार्रवाई करने वाले हैं? हम सब जानते हैं कि आप किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आज तक रिट्रीव किए हैं, सबको पता है आपने किसके ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड रिट्रीव किए हैं, सब जानते हैं, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर बेसिक जो सवाल सब वकील भी पूछ रहे हैं और हम लोग भी आपसे पूछ रहे हैं कि एक तो यह कि आपने इसमें आपकी कमेटियों ने दाम तय किए, आपकी कमेटियों ने पैसे लिए, आपकी कमेटियों ने रिबेट दी, आपकी कमेटी, सरकारी कमेटियों ने सब कुछ तय किया, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? और जिन लोगों के कब्जे आज आप हटाने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने जो पैसा दिया है अपनी जमीनों को रेगुलराइज कराने के लिए, क्या आप वो वापस करेंगे?
और तीसरा ये कि जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स इन रोशनी की जमीनों के ऊपर खड़ी हुई हैं, उन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ी परेशानी है। शायद सरकार को यह मालूम नहीं कि कितने सारे बैंक ऐसे हैं जो बैंक इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, कि कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो रोशनी की जमीन के ऊपर बनी है, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, लोन बैंक ने किए हुए हैं, मकान बना है लोन बैंक का है, कोई बहुत फ्लैट्स बने हैं किसी जमीन के ऊपर, तो वो फ्लैट्स भी जो है उसके लिए भी लोन जो है वो बैंक ने दिया हुआ है, और ये जमीनें सारी बैंक के पास हैं। और दूसरा, जमीन रोशनी में रेगुलराइज किसी ने कराई, उसने आगे किसी और को बेची, और उसने आगे किसी तीसरे को बेची, और अब जब आप इविक्शन करने जाएंगे तो जमीन किसके नाम पर होगी? आप तो उस ओरिजिनल आदमी के पास जाएंगे ना जिसने जमीन पर कब्जा किया, क्योंकि दूसरे वाला आदमी और आज जो तीसरा आदमी उस जमीन के ऊपर बैठा हुआ है वो तो काबिज है ही नहीं, उसने तो कब्जा किया ही नहीं। कब्जा तो पहले वाले आदमी ने किया जिसके कब्जे को हुकूमत ने रोशनी का कानून बना के रेगुलराइज किया। ये वो सारे सवाल हैं जो आम लोगों के दिमाग और दिल में हैं। ताकतवर लोग इन हालात से बिल्कुल परेशान नहीं है, हल्की फुल्की परेशानी उनको होती है, लेकिन वो जानते हैं कि उनके पास रास्ता है। ये ऐसे ही है, एक गरीब आदमी जब बीमार होता है, वो जानता है मैं बीमार हूं, वो जानता है मुझे तकलीफ है, लेकिन वो जानता है इस तकलीफ का इलाज बहुत महंगा है, और महंगे इलाज के चलते वह आदमी उसको इग्नोर करता रहता है, और एक वक्त आने के बाद वो बीमारी उसके लिए वबाल जान बन जाती है। उसी जगह एक ताकतवर आदमी है, पैसे वाला आदमी है, उसे किसी बीमारी की कोई फिक्र नहीं होती। बीमार हो गए कोई बात नहीं, दिल्ली में इलाज नहीं होगा तो अमेरिका करा लेंगे, अमेरिका में इलाज नहीं होगा तो चाइना में जाके करा लेंगे, कहीं ना कहीं जाकर हम इलाज अपना करवा लेंगे। और अमीर आदमी को वैसे भी इन तमाम चीजों की फिक्र नहीं होती, वो जानता है कि रिसोर्सेज आर एट हिज कमांड, उसे वकील करना कोई मुश्किल काम नहीं, उसे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देना कोई मुश्किल काम नहीं। मुश्किल काम है गरीबों के लिए, मुश्किल काम है मिडिल क्लास के लिए, मुश्किल काम है लोअर मिडिल क्लास के लिए। इनके लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि एक तो आशियाना बनाते बनाते उम्र खप जाती है, आशियाना बनाते बनाते कमर टेढ़ी हो जाती है, और कई तो वो हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड और वो जो बाकी कम्यूटेशन उनको मिलता है उस सारे पैसे को जमा करके अपना आशियाना बनाते हैं। कई तो वो हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपना आशियाना बनाते हैं। कई तो वो हैं जो जिनकी बीवियां पैसा जमा करके रखती हैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, और 20 साल के बाद उनकी हिम्मत पड़ती है आशियाना बनाने की, और उसके बाद सरकार बुलडोजर लेकर आती है, जेसीबी लेकर आती है और कहती है आप रोशनी की जमीन के काबिज हैं, और उसके ऊपर बुलडोजर चला देती है। ये सरकार करती है। ये हमने इससे पहले भी ये दृश्य देखे। तो इसलिए जैसे मैंने आपको कहा कि इसके लिए बड़ा मुश्किल है, और जहां हुकूमत बजिद हो जाए कि हमने तोड़ना ही है, वहां तो हुकूमत कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं मानती। पीछे हमने देखा कितनी बार जहां सरकार को लगा कि हमें कुछ करना है, वो गए, वो तोड़ के आ गए, और उसके बाद कोर्ट में स्टे हो गया मामला। लेकिन जिसका आशियाना टूटना था वो तो टूट गया, जिसकी दुकान बंद होनी थी वो तो हो गई, जिसका कारोबार बंद होना था वो कारोबार तो बंद हो गया। इसलिए जैसे मैंने आपको कहा, सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे, नाजायज कब्जे गलत हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर पानी ऊपर से नीचे की तरफ आए तो बात बनती है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जब आप पानी चलाने का काम करते हैं ना, ये काम ठीक नहीं। ये सिर्फ खबर बनाने के लिए है, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है, ये सिर्फ अपने आप को और हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने के लिए है कि जनाब देखिए हमने कार्रवाई की। कार्रवाई अगर करनी है तो उन ताकतवर लैंड ग्रैबरों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो आज भी कानून से डरते नहीं। उन ताकतवर लोगों के खिलाफ करिए जो जानते हैं कि हमारा सरकार क्या बिगाड़ेगी, जिनकी अप्रोच ये है। कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करना जिनके पास थोड़ी सी जमीन है और उस जमीन के ऊपर उन्होंने अपना आशियाना बनाया है। और आपने भी अभी जो नए कानून लाए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, उन कानूनों में भी आपने ये प्रावधान रखा है कि अगर हमको लगेगा कहीं पर कि लोग कहीं पर रह रहे हैं, लंबे वक्त से रह रहे हैं, हम उन्हें रेगुलराइज करेंगे। आपने दिल्ली में जो कॉलोनी इल्लीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज किया, क्यों किया? क्या इससे पहले इल्लीगल कॉलोनीज रेगुलराइज नहीं हुई मुल्क में? हुई। इसलिए अगर कानून दिल्ली में आप एक कानून, जम्मू कश्मीर में दूसरा कानून, ये चलेगा नहीं। और रोशनी मामले में जैसे मैंने आपको कहा, इन सरकारी जमीनों के ऊपर से अगर आपने कब्जे हटाने हैं तो शुरुआत आपको ऊपर से करनी होगी, तभी जाकर लोगों को लगेगा वाकई आप एंटी एनक्रोचमेंट को लेकर संजीदा है।